नियम 377 के अधीन सभा पटल पर रखे जाने वाले मामले जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है वो अपने विषयों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें। नाउ आइटम नंबर 29 to 31 श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है सर। बड़ा बिल है। इस देश के 130 करोड़ लोगों को जिस बिल से राहत मिलने वाली है, जो बिल गांव, गरीब, किसान, महिला, बच्चे सबों को राहत पहुंचाने वाले हैं, उस बिल को लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हम आभारी हैं, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने बरसों बाद 163 साल बाद इस कानून को बदलने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाएंगे अध्यक्ष महोदय, तो वहां एक बड़ा अच्छा वाक्य है, यतो धर्मः ततो जयः। जहां धर्म है वहीं विजय। ये जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट हमेशा जो सुदूर बैठा हुआ आदमी है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसके लिए हम सभी सांसद यहां चर्चा करने के लिए आते हैं। और इसके लिए 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य यही है कि किसी भी परिस्थिति में अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे। कल काफी इसके ऊपर चर्चा हुई सभापति महोदय। मैं आपको बताऊं कि अंग्रेजों ने 2 चीजें इस देश में दी। ये बड़ा विद्वान सदन है, सभी इसके जानकार हैं। जो रविशंकर प्रसाद जी ने जहां से समाप्त किया वहीं से शुरू करना चाहता हूं सर। इस देश में मैकाले ने 2 चीजें दी। एक, मैकाले ने एक ऐसी शिक्षा पद्धति दी जिसमें कि हमारे बच्चे किस तरह से चपरासी हो सकते हैं, किरानी हो सकते हैं, कैसे अंग्रेजों की गुलामी के लिए वो अक्षर लिखा पढ़ी कर सकते हैं। तो एक वो शिक्षा पद्धति दी, और एक ये 1860 का जो है इंडियन पेनल कोड, जिसको कि भारतीय न्याय संहिता हमने अभी नाम दिया है। और इसके ऊपर खूब चर्चा हुई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2 बड़े काम किए इस लोकसभा में 2019 से लेकर 2024 तक में, जो एक बड़ा काम हुआ कि उन्होंने दोनों चीजों को, गुलामी की जो 2 निशानी थी, जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, वो नई शिक्षा पद्धति दी, और ये 1860 का जो इंडियन पेनल कोड था, उसको खत्म करने का फैसला किया। लेकिन मुझे दुख होता है सर कि जब यहां चर्चा होती है तो चर्चा ये होती है कि ये इंडियन पेनल कोड था, ये सीआरपीसी था, आप इसको बदल लें। मुझे ये नहीं लगता कि भारत की सभ्यता संस्कृति जो समझते हैं सर, वो अपने ऊपर उनको घमंड क्यों नहीं होता है, अपने ऊपर उनको विश्वास क्यों नहीं होता है। यहां जो सीआरपीसी आईपीसी की बात चल रही है, 2 चीजें इस देश में चली सर, जिसके आधार पर कि दंड मिलता था, न्याय मिलता था। वो याज्ञवल्क स्मृति था, जिनको कि वेद में, अपने हिंदुत्व होने में, भारतीय होने में जिनको घमंड हो, कि याज्ञवल्क स्मृति ऐसी थी जिसमें कि दंड निर्धारित था। और दूसरा जो है चाणक्य की अर्थनीति था, जिसमें कि दंड निर्धारित था। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज कह रहे हैं, वो चाणक्य से एक बड़ी प्रेरणा लेकर कह रहे सर। चाणक्य क्या करता था, आपको कहानी याद है, आप तो वहां विभाग प्रचारक रहे सभापति महोदय, कि चाणक्य जो है, चाणक्य यदि किसी से व्यक्तिगत मीटिंग करते थे तो उसके लिए उनका दिया और बाती अलग होता था, और यदि सरकारी मीटिंग करते थे तो उसके लिए उनका दिया और बाती अलग था। इस तरह की भावना, यही माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। उसी तरह से याज्ञवल्क स्मृति के आधार पर जो मिताक्षरी लॉ यहां लागू था, वो किस तरह का था? वो ये कहता था कि 80 साल के जो बूढ़े लोग हैं, उनके ऊपर किस तरह का न्याय होगा, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या न्याय लागू होगा, जो महिलाएं हैं
उनके ऊपर क्या न्याय लागू होगा, जो बीमार लोग हैं उनके ऊपर क्या लागू होगा। लेकिन हमने क्या किया, एक जो गुलामी की मानसिकता है, इस गुलामी की मानसिकता ने हमारी सोच को कंप्लीट बदल दिया। कंप्लीट इसीलिए बदल दिया सर कि हम अंग्रेजों की तो बात करते हैं कि 1757 के बाद, पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेज बहुत आए, अंग्रेजों का ये कानून है, अंग्रेजों वापस जाओ। लेकिन जो मुगल आए 1526 में, उसके बारे में कभी याद करते हैं सर? जो 6ठी शताब्दी के बाद गुलाम वंश का हमारे ऊपर शासन हुआ, 6ठी शताब्दी के पहले तो यहां कोई मुस्लिम था ही नहीं। तो क्या 6ठी शताब्दी के पहले इस देश में कोई नियम कानून लागू नहीं था? क्या इस शिक्षा पद्धति ने हमको अकबर बाबर पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया तो हम अकबर बाबर, मैकाले और लॉर्ड हेडिंग्स ही पढ़ते रहे? क्या हमने कभी पढ़ने का कोशिश किया है कि किस तरह से याज्ञवल्क्य ने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, चाणक्य की क्या थ्योरी थी, अशोका द ग्रेट हुआ तो उसने क्या किया? उसी तरह से उसके जो नियम कानून थे, क्या हमने इसके बारे में कभी सोचा अध्यक्ष महोदय? तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने 158 मीटिंग के अलावा हमारी ही सरकार, जिसको कि लगता है कि हमारी सरकार डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती, बुलडोज करती है, अपोजिशन को सामने नहीं आने देती, उसके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारी सरकार में ही इतना दम था कि जिस बिल को हमने यहां इंट्रोड्यूस किया अध्यक्ष महोदय, और लगा स्टैंडिंग कमेटी में जाने के बाद कि इसमें और भी चेंजेस की आवश्यकता है, और स्टैंडिंग कमेटी ने, जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, उन्होंने जब कहा कि इस बिल को और बदलने की आवश्यकता है, तो उस बिल को हमारी सरकार ने वापस लिया और एक नए बिल के साथ हम आए, जिसमें कि स्टैंडिंग कमेटी के जितने भी रिकमेंडेशन थे उसको हमने जो है इंक्लूड किया। सर, जब स्टैंडिंग कमेटी में मैं गया तो 3 पुलिस अफसर, ब्रिजलाल जी जो इसके अध्यक्ष थे, और कल जो 2 लोगों का आपने भाषण सुना, इस एक्ट में क्या क्या चेंज हुआ है और क्या क्या अच्छा बात है मैं बताना चाहता हूं सर। सत्यपाल जी और बीडी राम, ये 3 जो है डीजीपी रहे, बड़े अपराइट अफसर हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की। कल इनके भाषण को भी सुना और मैं स्टैंडिंग कमेटी में जब था तब उसको सुना सर। ये लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस को जो है अधिकार देना चाहिए, पुलिस के सामने जो एडमिशन आप लेते हैं, जो आप अपना बात कहते हैं, उसको जो है कोर्ट माना जाए, 164 का स्टेटमेंट माना जाए। लेकिन हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, वो इतनी कमिटेड है, उसका कहना है कि ये आम लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है, हम पुलिस राज नहीं लागू कर सकते। और इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूं कि वो अपने पुलिस के नजरिए से बोलते हैं, मैं अपने व्यक्तिगत नजरिए से बोलता हूं सर। मैं गया चुनाव में, और ये सभी एमपीज को जानने वाली बात है कि जब मैं 2009 में चुनाव में गया तो मेरे ऊपर या मेरे किसी परिवार के ऊपर, ना नाना के तरफ से ना दादा के तरफ से, 7 पुश्त में एक भी केस नहीं था। 2009 में मैं जब ने नॉमिनेशन फाइल किया सर, तो 2009 में मैं कहता था कि मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूं जिसके ऊपर एक एफआईआर नहीं है। मेरे सामने जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर मर्डर के, ट्रीजन के, लूटमार के, हत्या के, चोरी के, डकैती के सभी केस। लेकिन जिस दिन मेरा चुनाव खत्म हुआ, और बीडी राम साहब यहां बैठे हुए हैं, तत्कालीन डीजीपी थे जब मैं चुनाव लड़ने के लिए गया था, बड़े अपराइट अफसर हैं, इनके ऊपर एक फिल्म गंगा जल बन चुकी है सर, मेरे जिले के ये एसपी रहे 1980 में। जब चुनाव जिस दिन खत्म हुआ अध्यक्ष महोदय, उस दिन मेरे ऊपर और मेरे पत्नी के ऊपर 307 का केस था। पहला केस जो मेरे ऊपर आया वो अटेम्प्ट टू मर्डर का हुआ। उल्टा मेरी ही गाड़ी जलाई गई, मेरी गाड़ी को आग लगा दिया गया, एसपी वहां खड़ा था। इसके बाद भी 307 का मैं एक्यूज्ड हूं। 2009 में सर, आप कहते हैं कि एमपी एमएलए के लिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अलग केस है। 2009 में मेरे एक कार्यकर्ता को कहा कि यह बम बना रहा है, उसके ऊपर एफआईआर हो गया। उसके रोड जाम का केस है सर। 2009 से लेके आज 2023, 14 साल से मैं लड़ रहा हूं इस पुलिस से। एक एससी एसटी का केस है सर देवघर में, जिस दिन की मैं इंग्लैंड में मौजूद था पूरे परिवार के साथ। आप ये समझिए, उसके बाद भी कहा गया कि मैंने जाकर किसी को गाली दे दी। क्या इस तरह के चेंजेस नहीं होने चाहिए?
क्या 0 FIR नहीं होना चाहिए? क्या EFIR नहीं होना चाहिए? क्या पुलिस को जो है उस अधिकार से आम लोगों को बचाने के लिए, यदि इस एक्ट में माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने ये आमूलचूल परिवर्तन किया है, तो क्या आम जनता को राहत देने के लिए नहीं किया है? जिस पुलिसिया राज में सांसद तक सुरक्षित नहीं है, जिस पुलिसिया राज में कोई अच्छा आदमी, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर तक सुरक्षित नहीं है, क्या उसमें हम पुलिस राज बना देंगे? इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो किसी दबाव में नहीं आए और ये पुलिसिया राज से जो है मुक्त करने का ये बिल लेकर आए। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये विरोध क्यों? पूरा का पूरा अपोजिशन 2 वीक बड़े अच्छे से सांसद चलाता रहा। आज अपोजिशन के लोगों ने खुद ही ये निर्णय किया कि मुझे जल्दी से निकालो, मुझे जल्दी से निकालो। अभी भी जो ये 3-4 लोग हैं सर, जिस तरह से कागज फेंक रहे हैं, आपने कभी निर्णय सोचा कि इसके बारे में कि क्या कांग्रेस और उनके समर्थित पार्टियों का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है सर कि इनको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इनको पता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी इस तरह का काम करके चला जाएगा कि फिर इन लोगों को जो है वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जो है कल कैंडिडेट बनाया गया प्रधानमंत्री जी का। आप समझिए कि केवल लिप सर्विस किस तरह से कांग्रेस करती है और किस तरह का माहौल पैदा करती है। अंबेडकर जी को जिस कांग्रेस ने की हराया, योगेंद्र मंडल जी को बांग्लादेश पाकिस्तान भगा दिया, बाबू जगजीवन राम को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, आज उसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आते हैं। उनको यह लगता है कि यह बिल यदि आ जाएगा तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को फायदा हो जाएगा। उनको यह लगता है कि कालेलकर कमेटी के बाद भी हमने ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दिया, मंडल कमीशन के बाद भी ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दिया, ओबीसी के जो अध्यक्ष रहे सीताराम केसरी जी, उनको हमने बेइज्जत करके कांग्रेस से निकाल दिया, फिर भी ओबीसी जातिगत जनगणना की बात करेंगे तो ये ओबीसी मूर्ख हैं। उनको लगता है कि ये जो बिल आ रहा है इसमें ओबीसी को फायदा होगा, इसीलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं। मैं पार्लियामेंट की बात करता हूं। आप ये समझें कि इनको सीआरपीसी, आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था, भारतीय एविडेंस एक्ट में जो समस्या नजर आ रही है कि 130 करोड़ लोगों को जो राहत आएगी, उसमें उन्होंने पार्लियामेंट का विषय, और मैं ये सारे लोगों के, चूंकि अध्यक्ष जी ने पत्र लिखा है इसलिए जानकारी देना चाहता हूं कि पार्लियामेंट की जो उस दिन की घटना है वो 27वीं घटना है। माननीय अध्यक्ष जी ने 17 घटनाओं का जिक्र किया है, 10 घटनाओं का जिक्र मैं कर देता हूं। 1960 का सवाल हो, 1962 का सवाल हो, 1964 का सवाल हो, 1966 का सवाल हो, 1971 का सवाल हो, वहां से लेके लगातार कांग्रेस के लोग थे और कांग्रेस के लोग यहां कभी भी पार्लियामेंट में किसी अपोजिशन पार्टी ने, चाहे वो जनसंघ हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उस वक्त की जनता दल हो, कभी किसी ने पार्लियामेंट रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि संसद जो है, संसद का जो लॉ एंड ऑर्डर है, इसको मैनेज करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सेक्रेटेरिएट को, और लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा सेक्रेटेरिएट पर इस सदन में कभी चर्चा नहीं हुई। लेकिन पहली बार ऐसा है सर, क्योंकि ये बिल आ रहा था और ये बिल आम गांव, गरीब, किसान, महिला, दलित के सम्मान के लिए आ रहा था, इस बिल को किसी तरह से नहीं पास करे, इसके लिए ये विरोध की राजनीति कांग्रेस कर रही है और नहीं मुद्दे को वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है।